नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता गोयल, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संस्कृति के अमर व्याख्याता, मुखर कवि, राष्ट्रीयता के प्रखर कवि रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हिंदी साहित्य की आधुनिक जो काव्य धारा है उसमें दो कवि ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई है। एक हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें भारत भारती की रचना के कारण राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। उसी प्रकार राष्ट्रीयता की भावना को जन जन तक पहुंचाने के कारण रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। कवि रामधारी सिंह दिनकर कवि होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ गद्यकार भी हैं। इनकी जो गद्य की रचनाएं हैं वह विचार संपन्नता के साथ साथ कविता की जो भावुकता है, कविता की जो संवेदनशीलता है, उसे अपने भीतर समाये हुए हैं। आइए इस कवि के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 24 सितंबर 1908 में हुआ था। बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता रवि सिंह एक साधारण किसान थे, खेती करते थे। माता मनरूप देवी। और रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु 1974 में बेगूसराय में होती है। जब इनकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनके अपने ही गांव में संपन्न हुई। उसके पश्चात अपने गांव से सिमरिया से मुकाले तक उन्होंने हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। सिमरिया से मुकाले तक का जो क्षेत्र था उसके बीच में गंगा नदी पड़ती थी और उस गंगा नदी को इन्हें रोज पार करके अपने स्कूल जाना होता था। ये जो रास्ता था गंगा नदी को रोज पार करके 15 किलोमीटर की यात्रा करके मुकाले गांव जाके वहाँ अपने अध्ययन जारी रखना, ये रामधारी सिंह दिनकर के जीवन का ऐसा पक्ष था जिसने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। अपने स्कूल की अंतिम कक्षा को बहुत शीघ्रता से समेटकर वह अंतिम जाने वाली नाव को पकड़ते और फिर अपने गांव पहुंचते। ये एक प्रकार का प्रतिदिन का इनका संघर्ष था। इस संघर्ष ने उन्हें अपने जीवन में भी जुझारूपन दिया, इनकी कविताओं में भी जुझारूपन दिया। एक प्रकार का जो पौरुष दिखता है इनकी कविताओं में, ये पौरुष इनके जीवन के इस संघर्ष की गाथा का ही बखान करता है। आगे चलकर पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इनके जीवन के बारे में यदि बात करें तो 2 वर्ष की जब अवस्था थी इनकी, उसी समय इनके पिता का देहांत हो जाता है। उसके पश्चात इनकी माता मनरूप देवी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। बड़ा भाई वसंत और छोटे भाई के द्वारा किए गए त्याग के कारण रामधारी सिंह दिनकर अपना अध्ययन जारी रख पाते हैं। बड़े भाई ने भी कहा कि आगे की शिक्षा रामधारी ही ग्रहण करेगा और छोटे भाई ने भी किसानी संभालते हुए रामधारी को पढ़ने का मौका दिया। तो इस प्रकार परिवार के सहयोग से मेधावी दिनकर को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मेधावी तो ये प्रारंभ से ही थे और अवसर मिलकर शिक्षा प्राप्त करके इन्हें अपने जीवन में कुछ हासिल करके ज्ञान अर्जन करने का भी उन्हें जो अवसर मिला, उसमें उनके भाइयों का बड़ा योगदान रहा। छोटी अवस्था में ही इनका विवाह होता है। इनकी पत्नी के साथ इनका बाल विवाह हुआ। इनकी 4 संतानें हुई, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। रामधारी सिंह दिनकर ने स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ मैथिली, बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और हिंदी की पढ़ाई की थी।
मेधावी होने के कारण ये भाषाओं का जो ज्ञान था इन्हें, इनके जीवन में, इनके साहित्य की सृजना में ये भाषाई ज्ञान उनके लिए बहुत सहयोगी रहा। शिक्षा की समाप्ति के पश्चात अपने पारिवारिक स्थितियों ने इन्हें इसलिए मजबूर किया कि वह कोई कार्य करें और अपने परिवार को आर्थिक सहयोग दें। प्रारंभ में ये हाई स्कूल में हेडमास्टर बने और जब देश की स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके पश्चात प्रचार विभाग में डिप्टी डायरेक्टर बने। मुजफ्फरपुर के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष भी रहे। सांसद भी बने। राज्यसभा के ये नामित सदस्य नॉमिनेट किए गए थे। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। आगे चलकर गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी बने। तो व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो इनका जो क्षेत्र है बहुत विविधतापूर्ण रहा। प्रारंभिक कुछ वर्ष, जो 5-6 वर्ष की जो सेवाएं हैं, वह अंग्रेजी शासन के अधीन थी और अंग्रेजी शासन के अधीन की जो इनकी सेवाएं थी उस समय सरकार के प्रति, विदेशी सत्ता के प्रति जो उनका विरोध था, जो उनकी कविताओं में अभिव्यक्त हो रहा था, वह उनके व्यवहार में भी अभिव्यक्त होता था और जिसके कारण इस 5-6 वर्ष की सेवाओं में भी इनका कितनी ही बार तबादला, लगभग 22 बार तबादला, 1938 से 1944 के बीच में उनका तबादला कई बार हुआ। अंग्रेजी शासन के कारण उन्होंने प्रारंभिक जो नौकरियां, कई नौकरियां उन्होंने छोड़ी और 1945 के बाद उन्होंने अंग्रेजी शासन की नौकरी नहीं की। उसके पश्चात स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत की सरकार के अधीन उन्होंने कार्य किया। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पहली जो कविता है वह 12 वर्ष की आयु में लिखी थी। बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, इस बात का उदाहरण ही यही है कि 12 वर्ष की अवस्था में लिखी गई कविता भी भावों को सहेज कर रखने वाली कविता है। ये जुझारू, संघर्षशील, कर्मठ, कर्मशील, राष्ट्रीय प्रेमी, वैश्विक हिंदी की रचना में अमूल्य योगदान देने वाले कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। डॉक्टर सावित्री सिन्हा इनके व्यक्तित्व के संबंध में लिखती हैं कि दिनकर के व्यक्तित्व में धरती पुत्र का आत्मविश्वास और दृढ़ता, साहित्यकार की अनुभूति प्रवणता, दार्शनिक का चिंतन और राजपुरुष का तेज। दूसरे शब्दों में उनके जीवन की कहानी हल, हंसिया, लेखनी, हर और पार्लियामेंट की बैठक की कहानी है। उनके बाह्य व्यक्तित्व में भी क्षत्रियों का तेज, ब्राह्मण का अहम, परशुराम की गर्जन और कालिदास की कलात्मकता है। सावित्री सिन्हा जो बात कह रही है उसे दिनकर के व्यक्तित्व के कई पहलू हमारे सामने उजागर होते हैं। उनके व्यक्तित्व के जो गुण हैं, उनके व्यक्तित्व में जो पौरुष झलकता है, उनके व्यक्तित्व में जो सहृदयता झलकती है, उनके साहित्य में जो चिंतन, विचारधारा झलकती है, उन सब को समाहित करते हुए सावित्री सिन्हा उनके व्यक्तित्व का उचित बखान करती है। सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय नामक कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत सरकार के द्वारा इन्हें साहित्य की सेवाओं के उपलक्ष्य में पद्म भूषण पुरस्कार से विभूषित किया गया और 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर के कृतित्व, उनकी रचनाओं के बारे में देखें तो इन्होंने न केवल कविताएं लिखी अपितु गद्य के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दिया है। दिनकर की जो रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, उनमें रेणुका 1935 में प्रकाशित हुई थी। अतीत के प्रति गौरव और वर्तमान परिवेश की निरस्ता से त्रस्त मानव मन की वेदना का परिचय देने वाली इस रचना है। हुंकार जो 1939 में प्रकाशित हुई थी, इसमें वर्तमान समय की जो दीनता है, अंग्रेजी शासन में देश की जो विपन्न अवस्था है, उसकी प्रतिक्रिया में दिनकर ने इस कृति में अपने भीतर की आग को उगल कर रख दिया है। एक आक्रोश है इस हुंकार नामक कृति में। रसवंती भी 1939 में प्रकाशित हुई। इसमें कवि की सौंदर्य अन्वेषी वृत्ति
काव्य में, भाषा में प्रकट हुई है। कवि ध्येयी सौंदर्य का अन्वेषी रहा है, ऐसा नहीं है। कवि गेय सौंदर्य का आराधन करता है। रसवंती में हृदय की श्रृंगार भावना परिष्कृत रूप से प्रस्फुटित हुई है। ध्येय सौंदर्य और गेय सौंदर्य का अभिप्राय है कि कवि सौंदर्य का ज्ञाता है। ध्येय यानी उसे प्राप्त करने की आकांक्षा की अपेक्षा वह उसके ज्ञात को बखान करने में अधिक तल्लीन दिखाई देता है। 1947 में प्रकाशित जो सामधेनी कृति है उसमें दिनकर की सामाजिक चेतना, स्वदेश और परिचित परिवेश की परिधि से पढ़कर विश्व वेदना का अनुभव करती हुई जान पड़ती है। इसी के साथ द्वंद्व गीत, इस संग्रह की कविताओं में ईश्वर, जीव, जीवन और मृत्यु पर उन्होंने विचार किया है। कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति का जो विषय है, इस गंभीर विषय को ये अपने माध्यम से उठाती है। युधिष्ठिर और भीष्म के संलाप के माध्यम से युद्ध और शांति जैसी समस्या को एक विचार के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार से रश्मि रथी, उर्वशी में विचार तत्व की प्रधानता है। नील कुसुम जो 1955 में प्रकाशित हुई, इसमें कवि काव्यात्मक प्रयोगशीलता के प्रति आस्थावान दिखाई देता है। इन काव्य कृतियों के अतिरिक्त दिनकर की कुछ काव्येतर कृतियां हैं जिसमें हम संस्मरण ले सकते हैं। जीवन में घटने वाली विविध घटनाओं और व्यक्तियों के संबंध में अपनी अनुभूतियों को कवि ने यहाँ पर शब्दबद्ध किया है। हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता, संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनकी सांस्कृतिक रचनाएं कही जा सकती हैं। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, प्रसाद, पंत और मैथिली शरण आदि इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां कही जा सकती हैं। इसमें उन्होंने आलोचना के सैद्धांतिक और ऐतिहासिक दोनों रूपों को अपनाकर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। दिनकर जी ने आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक निबंध भी लिखे हैं। निबंध के अंतर्गत अर्धनारीश्वर, वेणुवन, धर्म, नैतिकता और विज्ञान आदि प्रमुख निबंध प्रसिद्ध हैं। गद्य काव्य भी उन्होंने लिखा है। गद्य काव्य वह रचना है जिसमें गद्य के माध्यम से काव्यात्मकता अभिव्यक्त होती है। उजली आग इस कोटि में आती है जिसमें गांभीर्य, चिंतन और अनुभूति का आभास हमें महसूस होता है। इस कृति में चमत्कार की प्रधानता है। यात्रा वृत्तांत, मेरी यात्राएं, देश विदेश, जो दिनकर ने अपने जीवन काल में कई यात्राएं की, उन यात्राओं का बखान करने वाली ये रचनाएं भी दिनकर के द्वारा लिखी गई है। दिनकर का जो कृतित्व है वह उनके व्यक्तित्व का एक आयाम को अभिव्यक्त करता है। कैसा उनका व्यक्तित्व था, वह अपने जीवन में कैसे थे, जीवन में उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, जुझारूपन, संघर्षशीलता, दृढ़ता, निश्चयता, लगन, मेधा शक्ति जिससे संपन्न उसके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था, वही सब कुछ हमें उनकी कृतियों के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित होता है और एक प्रेरणा देता है। जब भारत प्रतंत्र है उस समय वह विदेशी शासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करता है, उसे मुक्त होने की बात करता है, और जब भारत स्वतंत्र है और उस पर विदेशी आक्रांता अपनी लालची दृष्टि जमाकर बैठा हुआ है, उस समय उनकी जो कवि की वाणी है वह उस विदेशी सत्ता के लालच को कुचलकर भारत में जन जन के भीतर एक प्रकार की आग की उत्पत्ति करती है और हर एक भारतीय को एक सैनिक बनाकर उपस्थित करती है। और जब इन सब से परे जब शांति के क्षण है, तब उन्होंने प्रेम से भरी हुई, माधुर्य से भरी हुई कविताओं की सृजना भी अपने माध्यम से की है। तो विद्यार्थियों, हमने आज रामधारी सिंह दिनकर के जीवन और उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की। आगे की कक्षा में हम रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।